कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 131। तारा की चाल पड़ी उसे पर भारी। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह किया के दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और इस वक्त किया दादाजी के पास पहुंच जाती है। वह तो किया की किस्मत अच्छी थी कि वह सभी समय पर अपने दादाजी के पास पहुंच गई थी, वरना आज वह अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो देती। अब आगे, एक तरफ जहां किया दादाजी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ जब तारा की नींद खुलती है तो उसे अपने शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह अपने सर को पकड़कर जैसे ही उठकर बैठी है और अपने चारों तरफ नजर डालते हैं तो वह देखकर चौंक जाती है और धीरे धीरे करके उसे रात की सभी बातें याद आने लगती है। जैसे ही उसे अपने साथ हुआ वह हादसा याद आता है, वो गुस्से से पागल होने लगती है। उसने तो ये सब किया के लिए जाल बिछाया था, पर यह कैसे उल्टा उसके साथ ही हो गया। उसे इस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अपनी हालत को देखकर उसे रोना आ रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह काटने और नोचने के निशान बने थे। कई जगह से तो खून आ रहा था और कई जगह काला पड़ चुका था। उसके शरीर में बेइंतहा दर्द हो रहा था। अब तक उसे समझ आ गया था कि उसका प्लान इस पर भारी पड़ गया है। वह इस समय गुस्से के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मानो कि वह पूरी पागल हो गई थी। वह अपने बाल नोच रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, आई किल यू किया, आई किल यू किया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुमने मेरे साथ यह अच्छा नहीं किया, ये सब तो तुम्हारे साथ होना था, पर तुमने ये सब मेरे साथ करके अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। यार, कितनी अजीब बात है। जब इसने किया के साथ यह सब करने को सोचा तो सही था, और जब वही चीज पलटकर उसे मिल गई तो सब कुछ गलत हो गया। बेचारी किया ने तो इसका कुछ बिगड़ भी नहीं था। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दूसरों के साथ किया तो सब सही था और खुद के साथ हो गया तो सब कुछ गलत है। वह जोर जोर से अपने बालों को नोचते हुए चिल्लाया जा रही थी और बार बार किया को जान से मारने की बात कह रही थी। तभी उसे रात का कुछ सीन याद आता है जब वो लोग उसका वीडियो बना रहे थे। ये याद आते तो मानो एक ही पल में उसकी सांस ही अटक गई। अब उसे सब कुछ समझ में आने लगा। वह किस तरह से लड़कियों का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करती थी और उनसे गंदे काम करवाया करती थी। आज ये सब उसके साथ होने वाला था। ये जानकर तो उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत होने लगी थी। तभी उसे रजत की याद आती है। वो अपने आप में ही बड़बड़ाने लगती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रजत को अगर यह वीडियो मिल गई तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वह इतने दिनों से रजत को अपने प्यार के जाल में फंसा रही थी। रजत एक अमीर परिवार का लड़का था और तारा उससे शादी करके जिंदगी भर ऐश करना चाहती थी, लेकिन वह रजत को पीठ पीछे धोखा भी दे रही थी। उसके और भी कई लोगों के साथ संबंध थे। एक तरह से समझा जाए तो वह एक निहायत ही घटिया किस्म की लड़की थी, पर रजत इन सब बातों से अनजान था और कल भी रजत को ये सब बात पता नहीं थी। वह तो सिर्फ आधी बात ही जानता था। उसने तो सोचा था कि किया को नशा देकर बस एक सबक सिखाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि तारा ने उसे ड्रग्स देकर बेच दिया है।
और अब उसकी जगह पर वह खुद है। अगर रजत को पता चल गया कि आज उसके साथ क्या हुआ है तो वह कभी भी उसे नहीं अपनाएगा। यही सब सोचकर तारा डरने लगती है। मन में सोच लिया था कि उसे सब कुछ छुपाना होगा वरना रजत उससे अपना रिश्ता तोड़ लेगा। तारा जल्दी से खड़ी होती है। इस समय उसे बहुत दर्द हो रहा था पर वह सब कुछ इग्नोर कर अपने प्लान को बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए जल्दी जल्दी अपने कपड़े जमीन से उठाकर पहनने लगती है। जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी क्योंकि काफी देर हो चुका था और किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वहीं रजत को तो कुछ भी नहीं पता था। वह पार्टी के बाद सीधा अपने घर चला गया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि तारा क्या गुल खिला रही है। तारा जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहनकर उसे रूम से निकल जाती है। वह जाते वक्त अपने चारों तरफ देख रही थी पर उसे नहीं पता था कि अभय के सिक्योरिटी गार्ड अभी भी वहां पर छुपे हुए हैं। जो उसे देख रहे थे लोगों ने तुरंत तारा की फोटो खींचकर अभय को सेंड कर दिया और मैसेज में सब कुछ बता दिया। दूसरी तरफ एक मीटिंग में बैठा अभय जब अपने फोन पर मैसेज आता हुआ देखा है तो वह जान जाता है कि यह मैसेज उसके गार्ड का है। वह जल्दी से अपनी मीटिंग खत्म करके सबको वहां से जाने के लिए कहता है और सभी के जाने के बाद वह तुरंत उसे मैसेज को ओपन करके देखता है। वह तारा के हालात को देखकर जान गया था कि तारा के साथ क्या हुआ है। इस समय उसे तारा के ऊपर बहुत ही हंसी आ रही थी। वह शुरू से ही तारा की सभी हरकतों को जानता था पर वह इन सब झमेले में नहीं फंसना चाहता था। लेकिन जब भी उसे जितना हो सकता था वह उन लोगों की मदद कर देता था जो तारा का शिकार बन गए होते थे। पर आज उसे किया पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। जहां पर एक लड़की एक इंसान से अपने आप को नहीं बचा सकती थी वहां उसे छोटी सी लड़की ने 5 बॉडी बिल्डरों से खुद को बचाया भी और तारा को एक अच्छा सबक भी सिखाया। आज सच में अभय को किसी लड़की में इंटरेस्ट आता है वह अपने आप को ये कहने से नहीं रोक पाता कि कौन हो तुम और कहां से आई हो। सच में एक पहेली बन गई हो और मैं इस पहेली को सुलझाना चाहता हूँ। अगर सुलझ गई तो मुझ में ही फंस कर रह जाओगी, फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। शायद पहली बार अभय के दिल में किसी के लिए फीलिंग्स आ रही थी जो अभय खुद भी नहीं महसूस कर पा रहा था। उसके चेहरे पर आज एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर उसका सेक्रेटरी यानी प्रीत जो कि उसका दोस्त भी है एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि डेविल को हंसना भी आता है पर वह क्यों हंस रहा है, आखिर में ऐसा क्या है उसे मैसेज में। तो दोस्तों अब क्या होगा, क्या अब अभय भी किया के प्यार में पड़ जाएगा? और जब अभय को किया की खूबसूरती के बारे में पता चलेगा तो और उसके टैलेंट के बारे में पता चलेगा तो अभय किस तरह उसके प्यार में दीवाना हो जाएगा या फिर वह तब भी किया को इग्नोर करता रहेगा? जानने के लिए स्टोरी में बने रहे। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। और दोस्तों आप लोगों ने कहा है कि मैं छोटा चैप्टर दे रही हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है कि अभी मैं छोटा चैप्टर ही दे पाऊंगी। मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं पूरी कोशिश करूंगी बड़ा एपिसोड देने की, तब तक के लिए मुझे माफ करिएगा। एपिसोड 132 किया की सर्जरी स्किल। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह तारा किया को जान से करने का विचार बनाती है और दूसरी तरफ अभय किया से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब आगे अभय किया के बारे में जानने के लिए पूरी तरह से मन बन चुका था, अखियां से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था। दूसरी तरफ इस समय ऑपरेशन थिएटर में किया अपनी सर्जरी को परफॉर्म करने ही वाली थी। तभी किया को एहसास होता है कि दादाजी अब बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे हैं, शायद उनकी नब्ज पूरी तरह से ब्लॉक हो रही है। दादाजी सांस लेने की बहुत कोशिश कर रहे थे पर वह ऐसा करने में नाकाम लग रहे थे।
वह भी किया के लिए अभी जिंदा रहना चाहते थे, पर शायद उन्हें पता चल गया था कि अब उनके पास वक्त नहीं है। वहीं स्क्रीन पर उनकी नस काफी लो चलती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरे रूम में खड़े सारे सीनियर डॉक्टर ये देखकर किया का मजाक उड़ा रहे थे। इस लड़की को क्या इतना नहीं पता है कि इस तरह अचानक से हार्ट के मरीज को एलेक्सिम 40 इंजेक्शन थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देना चाहिए। इसका उपयोग हार्ट अटैक के आपातकालीन उपचार में किया जाता है। ये हृदय की रक्त वाहिकाओं में बनने वाले रक्त के थक्कों को घोलने में मदद करता है और इसे विशेषज्ञ की देखरेख में लगवाए जाने की जरूरत होती है और सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसी कई स्थितियां हैं जिसमें मरीज को वेलिक्स 40 मिलीग्राम इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। पर यह पागल लड़की क्या कर रही है, ये कहते हुए डॉक्टर माथुर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यह वही डॉक्टर है जो किया की बेइज्जती कर रहे थे। दोस्तों, मुझे मेडिकल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी यह एक स्टोरी है जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। आपको इसमें कुछ भी त्रुटि लगती है तो आप उसे इग्नोर करें। वहीं उनकी बात का समर्थन करते हुए सीनियर डॉक्टर डिसूजा, जो कि एक अमेरिकन डॉक्टर थे और इन्हें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वह भी उसे लड़की को बेवकूफ कहने से अपने आप को नहीं रोक पाए। वहीं बाकी के डॉक्टर की उन सब की बातों का समर्थन कर रहे थे। डॉक्टर माथुर अपनी बात को ऊपर करते हुए कहते हैं कि जाने दो हमें क्या, हम सब तो बाहर आ चुके हैं। अब अगर यह बुजुर्ग व्यक्ति मारेगा तो सारा इल्जाम इसी लड़की का होगा। मैं 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि अगर अब भगवान भी नीचे उतर आए तो वह इस व्यक्ति को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी नब्ज अब ब्लॉक हो चुकी है। अब इसके शरीर पर ब्लड सर्कुलेशन भी रुक रहा है। ये व्यक्ति महज कुछ ही मिनट का मेहमान है। उसकी बात को पूरा करते हुए सीनियर डॉक्टर डिसूजा भी कहते हैं कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, इस बुजुर्ग व्यक्ति को बचाना अब असंभव है। वह अपनी पूरी बात इंग्लिश में ही कह रहे थे। उन्हें हिंदी भी आती थी, पर गुस्से में होने की वजह से वो हिंदी नहीं बोल पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रूम में खड़े सारे जूनियर डॉक्टर डर चुके थे। किया को भी पता चल चुका था कि दादाजी की नब्ज डूब रही है। जल्दी ही उसने कुछ नहीं किया तो दादाजी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। वह तुरंत बिना एक सेकंड की देरी किए अपने पास से अपना एक्यूपंक्चर किट निकलती है, जो वह अपने साथ हमेशा रखती थी, और इस समय भी उसने उसे अपने साथ लिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसे इसकी जरूरत कभी भी लग सकती है। और वही हुआ भी। वह तुरंत दादाजी के में पॉइंट पर किट से नीडल निकालकर चुभोने लगती है। वह मैनन पॉइंट को टारगेट कर रही थी। कुछ ही देर में उसने सारे नीडल मैनन पॉइंट पर लगा दिए थे। जैसे ही किया ने अपना काम खत्म किया, दादाजी को खून की उल्टी होने लगती है। ये देखकर एक तरफ किया तो राहत की सांस लेती है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे रूम में खड़े सारे डॉक्टर किया को एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ समझ रहे थे। कभी एक्यूपंक्चर और इस तरह की सर्जरी एक साथ की जाती है, उसके ऐसा करने से यह बुजुर्ग अब तुरंत ही मर जाएगा। वह सारे लोग आपस में ही किया को भला बुरा कहने लगते हैं। वह तो बिना ब्रेक के लगातार किया को कैसे जा रहे थे। उनका बस चलता तो वो ऑपरेशन रूम में घुसकर किया को घसीटते हुए बाहर कर देते, पर वह ऐसा नहीं कर सकते थे। तभी धीरे धीरे करके दादाजी की पल्स रेट समान होने लगती है। अब कंप्यूटर पर दादाजी की पल्स रेटिंग सामान्य दिख रही थी। ये देखकर तो जूनियर डॉक्टर की आंख आश्चर्य से फैल जाती है। क्या उन्होंने अपने सामने कोई अजूबा देखा है? किया आराम से सारे नीडल को निकाल लेती है। किया को अच्छे से पता था कि दादाजी के शरीर में पॉइजन है, जो इस समय कुछ हद तक दादाजी
के ब्लड की उल्टी करने से बाहर आ चुका था। अब शायद उसे ऑपरेशन करने में आसानी हो। धीरे धीरे सर्जरी शुरू हो जाती है। इस वक्त सारे जूनियर डॉक्टर किया के चारों तरफ उसके बताए अनुसार और परफॉर्म कर रहे थे। तो अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों, जानने के लिए स्टोरी में बने रहे। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 133, रेहान और मयंक का हॉस्पिटल आना। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह सीनियर डॉक्टर किया को बेवकूफ समझ रहे थे, वहीं जूनियर डॉक्टर किया की स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। सच में आज उन्होंने एक गोल्डन मौका पाया था। अब आगे किया सर्जरी करना शुरू कर चुकी थी। वह सर्जरी इतनी आसान तो नहीं होने वाली थी, पर किया ने इससे भी कहीं ज्यादा डिफिकल्ट सर्जरी की थी। उसने लगातार पूरा दिन और पूरा रात सर्जरी कर मुर्दे में भी जान डाला था। तो फिर ये तो उसके दादा थे, वह उनके लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जैसे जैसे सर्जरी हो रही थी, उसकी सर्जरी करने की स्किल देखकर वह सीनियर डॉक्टर बिल्कुल आश्चर्य में थे। एक बार भी किया के हाथ नहीं रख रहे थे। वह इतनी सॉफ्ट तरीके से चल रहे थे कि मानो वह कागज पर कोई डिजाइन बना रही हो। एक बार भी ना तो उसकी आंखों में डर दिख रहा था, ना ही एक बार के लिए उसने अपने हाथों को रोका था। इस समय किया पूरे ध्यान के साथ सर्जरी कर रही थी। धीरे धीरे करके 2 घंटे बीत चुके थे। किया ने एक बार भी ब्रेक नहीं लिया था। वहीं जूनियर डॉक्टर एक एक कर 5-5 मिनट के लिए ब्रेक ले रहे थे, क्योंकि उन्हें थकान और प्यास दोनों लग रही थी। पर किया तो अपने काम में जब डूब जाती थी तो वह सांस लेने के सिवाय और कुछ नहीं करती थी। आज यह सब देखकर सीनियर डॉक्टर भी आश्चर्य में थे। वह उसकी सर्जरी स्किल देखकर बिल्कुल खामोश हो चुके थे। दूसरे रूम में सिर्फ सांस लेने की आवाज ही आ रही थी, बाकी पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। जिस तरह से किया के हाथ चल रहे थे, जिस तरह किया छोटी छोटी सी नसों को भी डैमेज होने से बचा ले रही थी, उसे तरह का काम तो वह लोग भी नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ रेहान को किया के बारे में पता चलता है। रेहान में अपने कुछ गार्ड किया की सुरक्षा के लिए उसके पीछे लगा रखे थे कि अब तक रेहान को ये तो पता चल गया था कि उसकी एंजल के बहुत से आइडेंटिटी है और उसके दुश्मन भी उतने ही होंगे। रेहान किसी भी कीमत पर अपनी एंजल को नहीं सकता है, इसलिए उसने अपने कुछ बेस्ट गार्ड किया के पीछे हिडन तरीके से लगा रखे थे। किया को इस बारे में पता था, पर उसने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि वह अच्छे से रेहान के मन को समझती थी। वह जानती थी कि यह गार्ड उसने सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए लगा रखा है, इसलिए किया ने कभी कोई सवाल नहीं किया, वरना इस तरह से उसका पीछा करना उन गार्ड्स की जगह कोई और होता तो अब तक इस दुनिया से गायब हो चुका होता। पर यह रेहान के गार्ड थे, इस वजह से किया ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। वही किया को इस तरह से हॉस्पिटल जाता देखकर गार्ड ने रेहान को सब कुछ बता दिया, और जब रेहान को पता चला तो मयंक तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि मयंक उसे वक्त रेहान के पास ही था। रेहान ने अब तक किया के बारे में जितना भी पता लगाया था, उसने उसे पता चल चुका था कि किया के लिए उसके दादाजी क्या अहमियत रखते हैं, और दादाजी की कंडीशन खराब है तो किया कैसे ठीक होगी। यही सोचकर रेहान तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहीं मयंक भी जल्दी से रेहान के पीछे पीछे जाने लगता है। रेहान जब मयंक को देखा है तो वह उसे पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। मयंक उसे फुल इग्नोर करते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरी बहन को इस वक्त मेरी जरूरत है। या सुनकर तो रेहान का खून ही खोल उठता है। ये हमेशा बीच में अपनी टांग फंसाने के लिए आ जाता है, पर इस समय सिचुएशन लड़ने की नहीं थी, तो रेहान मयंक को कुछ नहीं कहता और गुस्से के साथ जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी हॉस्पिटल की ओर बढ़ जाती है।
रेहान बीच में ही अपने गार्ड को कुछ अच्छे स्नैक्स और पेस्ट्रीज वगैरह लेने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि वह जान रहा था कि दादाजी की कंडीशन खराब होने की वजह से किया ने कुछ भी नहीं खाया होगा। वही इस समय ऑपरेशन करते हुए धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, पर कोई श्योर नहीं था कि दादाजी बच भी पाएंगे कि नहीं। इस समय सारे सीनियर डॉक्टर बिल्कुल खामोश थे, उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा था, वह सिर्फ अपनी आंखें फाड़े स्क्रीन पर देख रहे थे। किया किस तरह से सर्जरी परफॉर्म कर रही थी, शायद ऐसा उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। वह लोग खुद भी इतने अच्छे तरीके से कभी नहीं कर सकते हैं, ये सब वो खुद अपने मन में कह रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी कैपेबिलिटी अच्छे से पता थी। अब उनसे बेहतर उन्हें कौन जान सकता था। वहीं अब तक जो डॉक्टर माथुर चिल्ला रहे थे, उनका मुंह तो जैसे सील गया था। वो सिर्फ अपनी आंखें फाड़े उसे छोटी लड़की को सर्जरी करते हुए देख रहे थे, जिसकी उम्र अभी महज 16-17 साल की होगी। वो मन में ही सोच रहे थे, क्या आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा एडवांस ही नहीं पैदा हो रहे हैं? क्या इतने छोटे बच्चे इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं? क्या वो कुछ दिन इंडिया से बाहर थे तो यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो उन्हें नहीं पता है? उनका तो जैसे दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था और वो पागलों की तरह जो भी मन में आ रहा था सोचे जा रहे थे। पर उनकी स्क्रीन पर से एक बार के लिए भी नहीं है रही थी। सब तो पानी पीने के लिए एक बार वहां से हट गए थे, पर डॉक्टर माथुर तो जैसे स्क्रीन पर ही चिपक गए थे। वहीं कुछ ही देर में रेहान और मयंक भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वैसे ही वह लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। हाँ, खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। चारों तरफ रेहान और मयंक के बॉडीगार्ड चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें पूरी तरह से कवर किया हुआ था। बॉडीगार्ड के बैच पर लगे लोगों को देखकर लोग समझ चुके थे कि कौन सी हस्ती आज इस अस्पताल में आई है। इतनी बड़ी हस्ती को देखकर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि फिर में इनका कौन बीमार है जो हॉस्पिटल में एडमिट है और अब तक उन्हें खबर नहीं हुई है। सभी लोग एक बार उन दोनों बिलियनियर को देखना चाहते थे। वहां की एम्प्लॉय को जैसे ही पता चलता है कि आज उनके हॉस्पिटल में इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और सबके दिलों पर राज करने वाले मोस्ट बैचलर रेहान राजवंशी और मयंक रघुवंशी आए हुए हैं, वह सब उन्हें एक बार देखने की कोशिश में लग जाते हैं। आखिर में उन लोगों ने सबके मुंह से सुना है कि वो काफी हैंडसम है, पर उन्होंने आज तक उन्हें देखा नहीं है। वहीं ये खबर तुरंत ही एक नर्स जाकर उसे प्राइवेट रूम में सीनियर डॉक्टर डिसूजा को देती है। ये सुनकर डिसूजा को बहुत ही आश्चर्य होता है। मिस्टर डिसूजा रेहान के दादाजी के डॉक्टर थे, उन्हें अच्छे से पता था कि इस समय दादाजी हॉस्पिटल में तो नहीं एडमिट है, तो फिर मिस्टर राजवंशी यहाँ क्यों आए हुए हैं? वो इस समय भागकर वहाँ जाना चाहते थे, क्योंकि उनसे मिलने का मौका बार बार नहीं मिलता है। पर वह सामने चल रहे सर्जरी को भी एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि आज उन्हें अपनी पूरी लाइफ में कुछ अनोखा देखने को मिला था। उन्होंने तुरंत एक डॉक्टर को भेजकर उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की और यह जानने की कोशिश की कि वह लोग यहाँ क्यों आए हैं। कुछ मैसेज देकर वह डॉक्टर को भेज देते हैं। वो किसी छोटे एम्प्लॉय को उनके पास नहीं भेज सकते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर को इसके लिए चुना। डॉक्टर भी उसे सर्जरी को देखना चाहता था, पर वह मिस्टर डिसूजा के बातों को भी नहीं काट सकता था, इसलिए वह काफी जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है और जाकर वहां रेहान और मयंक के गार्ड को अपना मैसेज देता है। जैसे ही वह लोग डॉक्टर डिसूजा का मैसेज पाते हैं, वह साफ साफ लफ्जों में उनसे मिलने के लिए इनकार कर देते हैं और कहते हैं
कि वह यहाँ किसी से मिलने नहीं आए हैं, वह अपने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से आए हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब बना किया जाए। वह डॉक्टर वहां से तुरंत ही मिस्टर डिसूजा के पास आकर उनका मैसेज दे देता है। रेहान और मयंक का मैसेज सुनकर मिस्टर डिसूजा बिल्कुल आश्चर्य में थे। आखिर में वह यहाँ क्यों आए थे, यह बात उन्हें समझ में नहीं आती है। फिर वह अपना पूरा दिमाग स्क्रीन की तरफ लगा देते हैं। धीरे धीरे करके 7 घंटे बीत चुके थे। सभी लोग थक थक कर कुछ देर के लिए रेस्ट ले रहे थे, पर किया वह लगातार एक ही कंडीशन में सर्जरी किया जा रही थी। उसे सिर्फ अपने दादाजी को बचाना था। इस समय उसकी आंखों में अपने दादाजी को बचाने का जुनून साफ साफ देखा जा सकता था। वहीं उन सभी सीनियर डॉक्टर को तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि वह लगातार 7 घंटे तक बिना रुके बिना पानी की एक बूंद लिए कैसे सर्जरी कर रही है। क्या वह थकती नहीं है? क्या वह इसी दुनिया की है? क्या यह एक छोटी सी लड़की नहीं है? वह साफ साफ देख सकते थे कि वह बहुत ही छोटी लड़की है, जिसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उधर रेहान और मयंक भी एक प्राइवेट रूम में बैठकर किया का इंतजार कर रहे थे, और वह दोनों किया के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। वह भी किया को देखना चाहते थे, पर अगर वह ऐसा करते तो सभी की नजर में आ जाते और यह किया के लिए प्रॉब्लम हो जाती। यही सब सोकर वह लोग सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बिताने लगता है। अब 8 घंटे बीत चुके थे। 8 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद अब जाकर किया के दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि सर्जरी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुकी थी। ये देखकर किया की आंखों में चमक और उसकी होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी, पर मास्क लगे होने की वजह से कोई उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था। वहीं जूनियर डॉक्टर तो आज अपनी किस्मत से बहुत खुश थे। वह भर भर कर भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। सच में आज उन्होंने अपनी जिंदगी का एक अजूबा देखा है। शायद ऐसा एक्सपीरियंस उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में करने को ना मिले। आज जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और सीखा, शायद पूरी जिंदगी नहीं मिलता। वह तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। इस प्यारी छोटी लड़की ने आज उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। वह बार बार दिल ही दिल किया को दुआ दे रहे थे और उसका धन्यवाद अदा कर रहे थे। वही धीरे धीरे करके अब पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। वह एक छोटा सा भी काम किसी के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने स्ट्रेचिंग भी खुद ही किया और छोटे से छोटा काम उसने बहुत ही खूबसूरती के साथ किया। आमतौर पर सीनियर डॉक्टर ऑपरेशन करके बाकी काम जूनियर पर डालकर चले जाते थे, लेकिन किया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह अपने दादाजी के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वह खुद ही सब कुछ करना सही समझा। अब ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका था। सभी के होठों पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। सभी डॉक्टर ने एक साथ झुककर किया का धन्यवाद किया। किया ने बहुत ही पॉलिटली उन लोगों को उठने को कहा और कहा कि यह सब आप लोगों के बिना संभव नहीं था। एक पल में ही किया ने सहारा श्रेय उन लोगों को दे दिया। ये देखकर तो उन लोगों के आंखें भर आई थी। जहां उनके किए काम का श्रेय भी सीनियर डॉक्टर ले जाते थे, आज वही यह प्यारी लड़की इतनी मुश्किल काम का श्रेय भी उन्हीं लोगों को दे चुकी थी। उन लोगों ने बड़े सम्मान के साथ किया को फिर से एक बार झुककर धन्यवाद कहा। किया इस समय बहुत ज्यादा थक चुकी थी। ये बात उन सभी को पता थी। बगल में ही खड़े एक जूनियर डॉक्टर ने जल्दी से किया को पानी दिया, क्योंकि किया लगातार 8 घंटे तक पानी की एक बूंद मुंह में नहीं डाला था। किया ने उसे जूनियर डॉक्टर के हाथों से पानी लेते हुए उसे थैंक्स कहा और उसने पानी पिया। अब जाकर थोड़ा उसे राहत मिली, क्योंकि इतनी देर तक काम करने की वजह से किया को भी बहुत जोरों की प्यास लगी थी। उसने मुस्कुराकर उन सभी डॉक्टर को उनके काम समझा दिए और वह जाकर दूसरे रूम में अपने एड्रेस चेंज कर लेती है।
इस समय उसके साथ 2 लेडीज जूनियर डॉक्टर थी। वह सब किया से काफी ज्यादा प्रभावित थी। उनके मन में किया के लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान था। वही ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो जाती है। ये देखकर गार्ड को पता चल जाता है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है। वह तुरंत रेहान को सूचित करते हैं। जैसे ही रेहान को पता चलता है, वह अपने गार्ड को किया को सैफली उसके पास तक लाने को कह देता है। नहीं, दूसरे रूम में सारे सीनियर डॉक्टर आश्चर्य से बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। क्या ये कोई मिरेकल नहीं है? उन सब की बातों को समझते हुए डॉक्टर डिसूजा ने कहा, क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या हमने अभी अभी यह नहीं देखा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति बिल्कुल मौत की कगार पर था? और यह कैसे हो सकता है कि वह अब बिल्कुल सेफ हो चुका है? क्या वह लड़की कोई जादू जानती है? पर हम साइंस के लोग इस बात पर यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसे सब कुछ करते हुए अपनी आंखों से देखा है। इस वक्त वो सभी सीनियर डॉक्टर खुद के आश्चर्य को कहने से नहीं रोक पा रहे थे। सच में उन्होंने जो आज देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अजूबा था। क्या वह छोटी लड़की कोई बहुत बड़ी डॉक्टर हो सकती है? तभी उसकी बातों को ना करते हुए दूसरा डॉक्टर कहता है कि अरे नहीं नहीं, क्या आपने देखा नहीं वह लड़की कितनी छोटी है? अभी तो शायद उसने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। पर यह कैसे हो सकता है? हमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो बिल्कुल किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर की तरह काम कर रही थी। शायद इतने अच्छे से तो हम भी नहीं कर सकते थे। अब डॉक्टर की इस बात को कोई जानकारी नहीं सकता था। वह सच ही तो कह रहा था। इस वक्त उन सबको किया से मिलने का दिल कर रहा था और उसके बारे में और उसकी स्किल के बारे में जानने की इच्छा हो रही थी। पर पहले के अपने किए बिहेवियर को याद करके उन सब की हिम्मत उनसे मिलने की नहीं हो रही थी। तभी जो डॉक्टर उसे समय खामोश थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा था, वह सब उन लोगों को इग्नोर करते हुए किया से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वो एक अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं छोड़ सकते थे। उन सब को जाता हुआ देखकर डॉक्टर माथुर और डॉक्टर डिसूजा भी समझ जाते हैं कि वह लोग कहाँ जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो अपने मन में यही सोच रहे थे कि आखिर में जो कुछ भी उन्होंने कहा था वह सब अनजाने में कहा था और आखिर में इस छोटी लड़की को इन सब से क्या ही फर्क पड़ा होगा। ये सब सोकर वह भी किया से मिलने की हिम्मत करके चल देते हैं। पर उन्हें नहीं पता था कि वह छोटी लड़की इन सब मामलों में बहुत ही ज्यादा कठोर है। वह इन लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगी। वह जब तक किया के पास पहुंचते कि सामने के रूम से बाहर आते हुए किया उन्हें दिख जाती है। वह लोग पास वाले ही रूम में थे, इसलिए वह जल्दी से किया के पास पहुंच गए थे। लेकिन वह लोग अभी किया के पास पहुंच पाते तभी बहुत सारे गार्ड आकर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। किया की नज़र जैसे ही गार्ड पर जाती है, वह उन्हें देखकर तुरंत पहचान जाती है और बिना कुछ बोले उनके साथ जाने लगती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका भाई यहाँ आया हुआ है। क्योंकि यह गार्ड उसी के थे, उन गार्ड्स ने किसी भी डॉक्टर को किया से मिलने की इजाजत नहीं दी और किया को लेकर अपने साथ चले गए। सारे डॉक्टर अपना सा मुंह लिए खड़े के खड़े रह गए। वहीं दूसरी तरफ रूहानी भी अपने प्राइवेट जेट से इंडिया पहुंच चुकी थी। इस वक्त उसे बस जल्दी से जल्दी किया से मिलना था, इसलिए वह तुरंत ही एयरपोर्ट से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट में पहले से ही उसके गार्ड उसका इंतजार कर रहे थे, जिससे रूहानी को अस्पताल पहुंचने में देर ना हो। वहीं जैसे ही किया उसे प्राइवेट रूम पर पहुंचती है तो अपने सामने अपने भाई और रेहान को देखकर उसके दिल में अजीब सी ठंडक मिलती है। आज पहली बार ऐसा था कि जब उसने अपने लिए किसी को इंतजार करते हुए पाया। उसने रास्ते में ही अपने गार्ड से सब कुछ पूछ लिया था।
उसे अपने भाई और रेहान पर बहुत प्यार आ रहा था। आज सच में उसे एक परिवार वाली फीलिंग आ रही थी। एक वक्त था जब वह दिन रात सर्जरी से थकी आई थी तो कोई उसे पानी पूछने वाला भी नहीं था। पर आज अपने सामने अपने भाई और रेहान को देखकर उसके दिल में अलग सी ही खुशी हो रही थी। शायद ऐसी फीलिंग उसने पहली बार महसूस किया था। वह देख सकती थी कि उसके भाइयों ने उसके खाने का इंतजाम कर रखा है। ये देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी मयंक को साइड धकेलते हुए रेहान जल्दी से अपनी एंजल की ओर आगे बढ़ जाता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, एंजल तुम बहुत थक गई हो, अब दादाजी कैसे हैं? वो मुस्कुरा कर रेहान को कहती है कि दादाजी बिल्कुल ठीक है और मैं ज्यादा थकी नहीं हूँ। लेकिन रेहान देख सकता था कि उसकी प्यारी एंजल बहुत ज्यादा थक चुकी है। वो उसे प्यार से अपनी ओर खींचकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे ले जाकर सोफे पर बैठा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लाया है और कुछ जूस है, तुम पहले इसे ले लो जिससे तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाए। फिर हम लोग हमारे पास के ही होटल में चलते हैं जहां तुम फ्रेश हो लेना। उसकी बात को सुनकर किया मुस्कुराकर हाँ कह देती है। वहीं मयंक अपनी जलती हुई आंखों से रेहान को घूरे जा रहा था। उसका तो मौका ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन को कुछ कह भी पाए। वह चुपचाप साइड में जाकर बैठ जाता है। किया जल्दी से जूस पीती है और बाकी चीज फ्रेश होने के बाद खाने को कहती है। उसकी बात मानकर वह सब किया को लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं जैसे ही किया वहां से निकलती है, रूहानी की कार आकर हॉस्पिटल के सामने रुकती है। अब दोस्तों आगे क्या होने वाला है, जब रूहानी को पता चलेगा कि सीनियर डॉक्टर ने किया के साथ कैसा व्यवहार किया है और उसे कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, तो रूहानी उन डॉक्टरों के साथ क्या करेगी। और जब डॉक्टर को पता चलेगा कि वाकई में वह लड़की कौन थी, इसकी हकीकत जानने के बाद वह डॉक्टर क्या करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड और भी मजेदार है। सो स्टोरी में बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ और अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा और जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आप सबसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। एपिसोड 134, सीनियर डॉक्टर पर रूहानी का गुस्सा। दोस्तों अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया अपने दादाजी की सर्जरी करके जैसे ही फ्री होती है उसे पता चलता है कि उसका भाई उसका वेट कर रहा है। वह तुरंत उनके पास चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीनियर डॉक्टर अब एक बार किया से मिलना चाहते थे पर किया के बॉडीगार्ड ने उन्हें मिलने से रोक दिया था। अब आगे किया रेहान और मयंक के जाने के बाद हॉस्पिटल में रूहानी की एंट्री होती है। जैसे ही रूहानी अपने गाड़ी से उतरकर अंदर एंट्री करती है, वहां पर खड़े डॉक्टर और नर्स की नजर रूहानी पर जाती है। वो लोग तुरंत रूहानी के पास आकर उसे ग्रेट करते हैं। वह ये देखकर आश्चर्य में थे कि आखिर में उनकी मैडम यहाँ क्यों आई हुई है, क्या कुछ हुआ है जो उन्हें नहीं पता है। तभी धीरे धीरे करके पूरे अस्पताल में ये खबर फैल जाती है कि रूहानी में यहाँ आई हुई है। ये सुनकर जितने सीनियर डॉक्टर थे वह सब एक्शन में आ जाते हैं। वो सब उनका वेलकम करने के लिए गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। इस वक्त पूरे अस्पताल का माहौल अफरा तफरी भरा हो गया था। सारे लोग अपने काम पर लग गए थे क्योंकि रूहानी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। जैसे ही सीनियर डॉक्टर रूहानी के पास पहुंचते हैं, वह लोग उसे ग्रेट करते हैं। रूहानी उन्हें देखकर सबसे पहले दादाजी के बारे में पूछती है। उन्हें ये जानकर आश्चर्य होता है कि उनकी मैडम आते ही उसे बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में क्यों पूछ रही हैं, क्या वह बुजुर्ग व्यक्ति मैडम के रिलेटिव हैं। तभी सीनियर डॉक्टर डिसूजा रूहानी से पूछते हैं कि आप किस दादाजी के बारे में बात कर रही हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आया।
उनकी बातों को सुनकर रूहानी अपनी भौहें सिकोड़ कर उनकी तरफ देखने लगती है। उनके कहने का क्या मतलब है? क्या इन लोगों ने दादाजी की सर्जरी नहीं की? रूहानी को इतना तो पता चल चुका था कि दादाजी की सर्जरी हुई है, जो कि सक्सेसफुल रही, तो फिर यह ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उसने अपने मन की बात को एक साइड रख तुरंत ही मिस्टर डिसूजा से पूछा, क्या आज यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति की क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी जिनकी सर्जरी हुई है? या सुनते ही डॉक्टर डिसूजा को किया के दादाजी की याद आ गई। उसने हाँ में कर हिलाते हुए कहा कि हाँ मैडम, एक सर्जरी तो हुई है। वो व्यक्ति काफी बुजुर्ग थे और उनके कंडीशन भी क्रिटिकल थी। तो फिर जब आप लोगों ने उनकी सर्जरी की तो आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे थे? तभी डॉक्टर डिसूजा थोड़े अनकंफर्टेबल होते हुए कहते हैं कि दरअसल वह बात ये थी कि इतना कहकर उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, वह आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वह लोग इस समय बात करते हुए दादाजी के केबिन के पास पहुंच जाते हैं। तभी रूहानी को कुछ गड़बड़ महसूस होता है। वह डॉक्टर डिसूजा को चुप रहने का इशारा करते हुए अपने हाथ दिखा देती है और तुरंत केबिन खोलकर उसे वीआईपी रूम में चली जाती है जहां दादाजी को रखा गया था। वो अंदर जाकर दादाजी को एक बार फिर से चेक करती है, सब कुछ नॉर्मल था। वो वहां खड़े नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और फिर अपने केबिन की ओर बढ़ जाती है। उसने सभी डॉक्टर को सूचित करने के लिए कह दिया था अर्जेंट मीटिंग के लिए। ठीक 10 मिनट बाद सब लोग मीटिंग रूम में इकट्ठा थे। वो वहां जैसे ही पहुंचती है, देखते हैं कि सारे सीनियर डॉक्टर एक साइड खड़े थे और सारे जूनियर डॉक्टर दूसरे साइड, बाकी के नर्स भी वहां मौजूद थी। वो सब पर अपनी एक घूरती हुई निगाह डालती हैं और सीधा मैनन पॉइंट पर आते हुए कहती है कि यहाँ क्या हुआ था, सच सच बताना। उसकी इस तरह से बातें सुनकर सीनियर डॉक्टर के तो पसीने आने लगते हैं, क्योंकि आज उन्होंने गलती की थी, पर उन्हें इतना भरोसा था कि वह लोग गलत नहीं थे, क्योंकि वह छोटी लड़की जिसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं था, वह किसी की सर्जरी नहीं कर सकती थी। इस बेस पर वह लोग आराम से बच सकते थे। ये सब सोते हुए सीनियर डॉक्टर खुद को तसल्ली दे रहे थे। वही किसी को बोलता हुआ ना देखकर रूहानी को गुस्सा आ जाता है। वह तेज आवाज में रहती है, क्या मुझे अपनी बात रिपीट करने की जरूरत है? उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर वहां खड़ा एक जूनियर डॉक्टर अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर आज जो कुछ भी हुआ था सब सच सच बताने लगता है। जैसे जैसे वह अपनी बातें बता रहा था, रूहानी के तो गुस्से का ठिकाना ही नहीं था। इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसका मन कर रहा था कि इंजीनियर डॉक्टर को अभी धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दे, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर उसे डॉक्टर की पूरी बात सुन रही थी। जैसे ही जूनियर डॉक्टर ने अपनी बात पूरी की, रूहानी ने अपनी जलती हुई निगाहें सीनियर डॉक्टर के ऊपर डाल और अपनी तेज आवाज में कहा कि मैंने आप लोगों को पर्सनली फोन करके कहा था कि उसे लड़की को किसी भी कम से रोक न जाए और उसे वह सारी सुविधा दी जाए जिसकी जरूरत उसे होगी। फिर आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की उनकी इंसल्ट करने की? मुझे नहीं लगता था कि मैं अपने आसपास इतनी घटिया लोगों को पाल रखा है। आप लोगों को इतनी बड़ी पेमेंट दी जाती है, आप लोगों को हर तरह की लग्जरी सुख सुविधा दी जाती है, फिर भी आप लोग अपने मन की करने से बाज नहीं आते हैं। इस वक्त रूहानी का गुस्सा सीनियर डॉक्टर के ऊपर फूट पड़ा था। आखिर में इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई किया कि इंसल्ट करने की? इन लोगों ने थोड़ा सा नॉलेज रखकर इतना घमंड भर लिया है अपने मन में कि सामने वाले को कुछ भी नहीं समझते हैं। वहीं सीनियर डॉक्टर तो ये सब देखकर हैरान थे। वो सब अपना सर नीचे किए हुए रूहानी की बातों को सुन रहे थे, पर अभी भी उन्हें रत्ती भर का अफसोस नहीं था। वह तो बस जैसे अपनी बात पर ही टिके रहना चाहते हो। तभी कब से अपना मुंह बंद रखे डॉक्टर माथुर ने अपना मुंह खोल
और कहा कि मैडम आपको नहीं पता है कि वो छोटी लड़की किस तरह से उसे बुजुर्ग इंसान का इलाज कर रही थी। वह तो उसका लक था जो वह इंसान बच गया, वरना उसको करने में उसे लड़की ने कोई कमी नहीं छोड़ा था। इस वक्त डॉक्टर माथुर सारा इल्जाम किया पर डालना चाह रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि वह जिस तरह का इल्जाम किया पर लगा रहा है वह तो किया के ऊपर कहीं दूर दूर तक भी इंसेस्ट नहीं होता है। वो फिर से कहते हैं कि आपको नहीं पता है कि उसे लड़की ने सर्जरी से पहले उनका एक्यूपंक्चर किया था, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वह तो इस वक्त ही मर गए होते, पर इस लड़की की किस्मत अच्छी थी जो वह जिंदा थे। और फिर जब इसने सर्जरी किया तो भी वह अपनी किस्मत की वजह से जिंदा रह गए। शायद उनकी मौत अभी नहीं लिखी थी। उसकी बातों को सुनकर रूहानी का तो जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था और इस डॉक्टर के सर को पीटने का भी मन कर रहा था। वह इस डॉक्टर के सर को फोड़कर देखना चाहती थी कि आखिर में इसके अंदर भेजा है भी कि नहीं। सच में एक सीनियर डॉक्टर होकर वह ऐसी बात कैसे कर सकता है। मौत के मुंह में जाता हुआ इंसान का अगर लक ही बचा लेता तो डॉक्टर की क्या जरूरत थी। रूहानी बहुत ही गुस्से के साथ डांटते हुए उनका मुंह बंद करती है और कहती है कि तुम्हें डिग्री किसने दे दी, तुम इस पोस्ट में रहने के लायक नहीं हो। जो इंसान ऑपरेशन टेबल पर मरीज का लक टेस्ट कर रहा हो, फिर वो ऑपरेशन कैसे कर सकता है। और तुम्हारी भी यही सिचुएशन है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं जाकर अघोरी बाबा बन जाना चाहिए और यह डॉक्टर का कोट उतार देना चाहिए। रूहानी की बातों को सुनकर बाकी सभी के चेहरे पर हंसी आ जाती है, क्योंकि इस समय रूहानी ने भर भर कर डॉक्टर माथुर का इंसल्ट जो कर दिया था। तभी रूहानी रहती है कि तुम लोग को क्या लगता है क्या हुआ, बुजुर्ग व्यक्ति अपने लक से जिंदा है। ये बात उसने दूसरे डॉक्टर को देखकर पूछा था। तभी उनके साथ खड़े जूनियर डॉक्टर ने रूहानी से कहा कि नहीं मैडम, हमने देखा था वह छोटी लड़की 8 घंटे तक बिना रुके लगातार सर्जरी कर रही थी। उसे लड़की ने पानी का एक बूंद भी मुंह में नहीं डाला था। उसकी जगह शायद हम होते तो भी इतना नहीं कर पाते। लेकिन सच में वह लड़की बहुत ही अमेजिंग थी। एक बार भी उसके चेहरे पर थकान नहीं नजर आई। यह कोई लक नहीं था, बल्कि यह उसकी शिद्दत से की गई मेहनत थी। रूहानी ने सीनियर डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे लगता है शायद अब तुम्हें समझ में आ गया कि उसे बुजुर्ग की जान कैसे बची। सीनियर डॉक्टर रूहानी की बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदा होते हैं, लेकिन डॉक्टर डिसूजा फिर से कहते हैं कि जो भी हो, पर उसे लड़की के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है जिससे वह किसी भी तरह की सर्जरी परफॉर्म कर सके। इस तरह से अगर कोई भी एरा गैरा आकर सर्जरी करने लगेगा तो ये तो डॉक्टरी फील्ड की बहुत बड़ी तौहीन होगी। डॉक्टर डिसूजा की बातों को सुनकर रूहानी हंसने लगती है और कहती है कि किसने कहा कि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। ये सुनकर तो आप सब आश्चर्य से रूहानी की तरफ देखने लगते हैं। तभी रूहानी हाथ के इशारों से उन सबको यहाँ से जाने को कहती है। जो लोग उसे वक्त सर्जरी में नहीं थे, सारे लोग बाहर चले जाते हैं। इस वक्त महज वह सीनियर डॉक्टर और वह जूनियर डॉक्टर ही बचे थे जो किया के साथ सर्जरी में थे। तभी रूहानी हंसते हुए कहती है कि तुम सबको पता है वह कौन थी जिसे तुम बार बार यह कहकर जताना चाह रहे हो कि उसकी की गई सर्जरी महज एक इत्तेफाक है और वह बुजुर्ग अपने लक से जीवित बचा है। तो ये सब आपकी गलतफहमी है, क्योंकि वह कोई आम लड़की नहीं है। रूहानी की इतनी बात सुनकर सारे डॉक्टर उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह छोटी लड़की कौन थी और रूहानी क्यों इतना इम्पोर्टेंट उसे लड़की को दे रही है। तभी डॉक्टर डिसूजा कहते हैं कि मैं मानता हूँ वह कोई अमीर घर की लड़की होगी, क्योंकि मैंने देखा था उसे बहुत से बॉडीगार्ड अपने साथ ले गए थे।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर कोई किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा और इस तरह से सर्जरी परफॉर्म करेगी। तभी रूहानी अपनी धिक्कार भरी नजरों से देखते हुए कहती है, हाँ सच में ठीक कह रहे हैं कि हर किसी को इस तरह की सर्जरी करने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से शायद उन्होंने आप लोगों को बाहर निकाल दिया था। उसकी बातों को सुनकर इस समय सारे सीनियर डॉक्टर को बहुत ज्यादा अपमान महसूस होता है। जिस चीज को वह इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे थे वही बात रूहानी ने उनके मुंह पर कह दी थी। वहीं जूनियर डॉक्टर तो चुपचाप बस ये जानने की कोशिश में इंतजार कर रहे थे कि आखिर में वह लड़की कौन है। तभी रूहानी उन सब के ऊपर हंसते हुए कहती है कि आप लोगों ने आज अपनी लाइफ का एक कीमती मौका खो दिया है और मुझे यकीन है कि लाइफ में दोबारा तुम्हें यह मौका कभी नहीं मिलेगा। और जूनियर डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि और आप लोगों ने आज अपने लाइफ में एक ऐसा मौका हासिल किया जिसकी शायद तुम लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उसकी बातों को सुनकर जूनियर डॉक्टर के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं सीनियर डॉक्टर तो जल बुझकर राख हो रहे थे। उनके मन में बस यही बात चल रही थी कि उसे 2 टके की लड़की की वजह से आज उन्हें कितनी बेइज्जती का मुंह देखना पड़ा है। शायद इतनी बेइज्जती तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी थी। तभी रूहानी मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों को पता है वो कौन थी। उसकी बातों को सुनकर सभी जूनियर डॉक्टर अपना सारनामे दिला देते हैं। रूहानी उनसे कहती है कि खुश हो जाओ ये जानकर कि तुम लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर के साथ आज सर्जरी परफॉर्म करने का मौका मिला। ये सुनकर सारे जूनियर डॉक्टर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ साफ देखा जा सकता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में उनकी मैडम क्या कहना चाहती है, तो आगे क्या होने वाला है। क्या रूहानी सभी को केआर की सच्चाई बता देगी या उन्हें सच का पता नहीं चलेगा। या जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 135 छोटी लड़की ही है मिरेकल डॉक्टर केआर। अब आगे रूहानी की बातों को सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उन्हें इस तरह से देखा हुआ पाकर रूहानी मुस्कुराते हुए कहती है वो और कोई नहीं बल्कि मिरेकल डॉक्टर केआर है। रूहानी के मुंह से यह शब्द निकलते ही सभी जूनियर डॉक्टर के तो मुंह खुला का खुला रह जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी रूहानी ने क्या कहा। वह अभी खुद को यकीन दिलाने में लगे थे, लेकिन दूसरी साइड खड़े सीनियर डॉक्टर आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहते हैं कि आप ये क्या कह रही हैं। वो छोटी बच्ची डॉक्टर केआर कैसे हो सकती हैं। अभी उसकी उम्र कितनी है। उसने तो शायद अभी अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया होगा। तभी रूहानी मुस्कुराते हुए कहती है कि तभी तो वो दुनिया में अकेली 1 पीस है, वरना आप जैसे लोग मिरेकल डॉक्टर ना बन जाते जिन्हें बूढ़े होने के बाद भी पूरी तरह से तजुर्बा नहीं होता है। वह चाहे हजारों सर्जरी क्यों न कर ले, पर सबसे पहले तो उन पर उनका घमंड ही हावी होता है। पर उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तभी वह इतनी छोटी सी उम्र में ही इतनी बड़ी डॉक्टर हैं। और रही बात डिग्री की, तो उन्होंने अपनी बहुत ही छोटी उम्र में ऐसी बहुत सी डिग्रियां ले रखी हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो खुद में ही एक अजूबा है। वही रूहानी की बात को सुनकर सारे सीनियर डॉक्टर खुद पर ही शर्मिंदा थे। सच में आज उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। जिस मिरेकल डॉक्टर को देखने के लिए पूरी दुनिया के डॉक्टर तरसते थे, आज वह उनके सामने थी और उन लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। उनकी जगह और कोई होता तो वह उसे रूम से नहीं बल्कि उसे अस्पताल या फिर मेडिकल फील्ड से ही उन्हें बाहर निकाल फेंकता। पर वह इतने बुरे सिचुएशन में भी उन लोगों के साथ बिल्कुल भी बुरा व्यवहार नहीं करती है, बल्कि उन लोगों को तो उसने पूरा सम्मान दिया था। वह तो खुद ही थे
वह लोग जो उसे डिजास्टर को महसूस ना कर सके, लानत है खुद पर। सबके मन में यही सवाल चल रहा था। उन्हें सच में आज बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। उन्होंने अपने हाथ से एक बहुत ही कीमती मौका छोड़ दिया था। उन्होंने कभी यह सपना देखा था कि वह भी डॉक्टर केआर के साथ सर्जरी करेंगे, पर यह सपना अब हमेशा के लिए उनका सपना ही बन जाएगा, क्योंकि यह कीमती मौका तो उन्हें मिल गया था, पर उनकी घमंड और उनके बदतमीजी के वजह से आज उनके हाथ से वह मौका चला गया। वह खुद को कोस रहे थे, तभी रूहानी बोलती है, आप लोगों ने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इस वजह से मैं आप लोगों को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। आप लोगों को इसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलनी चाहिए। आपको बहुत ही घमंड है ना अपने सीनियरिटी पर, तो आज से आप लोग सीनियर डॉक्टर नहीं रहेंगे। और यही नहीं, आप लोगों का ट्रांसफर इस अस्पताल से छोटे हॉस्पिटल में कर दिया जाएगा, जिससे आपको कभी घमंड करने का मौका ना मिले। उसकी बातों को सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह उनके साथ क्या हो गया? आज सुबह से ही उनके साथ इतना बड़ा हो रहा है और अब उनका करियर ही खत्म हो गया। वह कैसे किसी को फेस कर पाएंगे? वह कैसे उसे छोटे हॉस्पिटल में वर्क कर पाएंगे? यह बात जैसे ही पूरी मीडिया में फैलेगी, उनकी तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ जाएगी। यहाँ से लेकर फॉरेन तक उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, या उनके लिए बहुत ही तकलीफदायक होगा। वह सब रूहानी के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। एक ही पल में उनकी सारी सीनियरिटी निकल गई थी। उनका रुतबा, उनका मान सम्मान सब जमीन पर आ गया था। वह सारी शर्म छोड़कर रूहानी के सामने हाथ जोड़कर माफ करने को कहने लगते हैं, पर रूहानी उन पर बिल्कुल भी दया नहीं खाती है। आखिर में उनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बेइज्जती को इस तरह परेशान करने की, उसके कहने के बावजूद अपनी मनमानी करने की? उसकी नहीं तो कम से कम उसके दादाजी के बातों को तो इन लोगों को तो मानना था। उन्होंने भी तो इन्हें साफ साफ लफ्जों में समझाया था, पर ये लोग तो बिल्कुल से बेशर्म हो गए थे। इन्हें अपने सीनियर होने पर बहुत घमंड था। आज इनका घमंड रूहानी ने बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था। हालांकि वो उनसे डॉक्टर की डिग्री तो नहीं छीना है, लेकिन उन्हें ऐसा दर्द देती है कि वो पूरी जिंदगी इस दर्द के साथ ही जिएंगे और पल पल घुटते रहेंगे। वैसे रूहानी का सजा देने का यह अंदाज तो दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा। किसी को जड़ से उखाड़ने से बेहतर है कि उसकी सारी साख ही काट दी जाए। ऐसे में ना वह खुद पर घमंड कर पाएगा और ना ही दूसरों को जलील कर पाएगा। जब वह एक आम इंसान से भी ज्यादा गया गुजरा जिंदगी को जिएगा, तब उसे हकीकत में पता चलेगी कि दूसरों का दर्द क्या होता है। क्या आप लोगों को रूहानी का यह फैसला सही लगता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 136, किया की दर्द भरी यादें। एक तरफ जहां रूहानी सभी डॉक्टर को सबक सिखा रही थी, वहीं दूसरी तरफ किया, रेहान और मयंक अपने लग्जरियस होटल में पहुंच चुके थे। रेहान तुरंत किया को अपने रूम में ले जाता है और उसे फ्रेश होने के लिए कहता है। उसने पहले से ही किया के लिए कपड़े ऑर्डर कर दिए थे। थोड़ी ही देर में किया का कपड़ा भी आ जाता है। रेहान बाथरूम का डोर नॉक करके किया को कपड़ा लेने को कहता है। किया को इस समय बहुत अजीब लग रहा था। वह कैसे दरवाजा खोलकर रेहान से कपड़ा ले, पर वो किसी तरह बाथरो पहनकर धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोलती है और अपने हाथ कपड़ा लेने को बढ़ा देती है। वही रेहान की नज़र जब किया के हाथों पर पड़ती है तो वो उसे देखा ही रह जाता है। दूध से भी गोरी त्वचा थी, जो नहाने की वजह से हल्की गुलाबी पड़ गई थी। बिल्कुल किसी मिलते हुए गुलाब की तरह लग रहा था। रेहान तो बस खोया हुआ इस समय किया को अपने सपनों में देख रहा था। तभी किया आवाज लगाते हुए कहती है कि कोई है, मेरे कपड़े कहाँ है? जैसे ही उसकी आवाज रेहान के कानों में जाती है,
वह तुरंत अपने होश में आता है और अपने सर पर चपत मारते हुए कहता है, यह मैं क्या कर रहा था। इतना कहते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। वह तुरंत किया के हाथों पर कपड़े का थैला पकड़ा देता है या जल्दी से अपना हाथ अंदर खींच लेती है। इस समय वह दोनों दरवाजे के दोनों साइड पर खड़े थे। उन दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। किया जब रेहान की आवाज सुनती है तभी मुझे उसे अजीब सी फीलिंग होने लगती है। और यहाँ किया के हाथों को देखकर तो रेहान अपने सपनों में ही खो गया था। किया खुद को शांत करके जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करने लगती है। वही मयंक रेहान को आवाज लगता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, कपड़े दे चुके हो तो चुपचाप यहाँ आकर बैठो। इस समय मयंक रेहान को देखकर बहुत ही ज्यादा ज्वेलस फील कर रहा था। उसका बस चलता तो वह रेहान को घसीटकर रूम से बाहर कर देता। उसकी बहन बात ले रही है और एक पराया इंसान उसके रूम में है। ये बात मयंक को हजम नहीं हो रही थी। अब उसे बेचारे को कौन समझाए कि वो खुद उसे पराए इंसान के रूम में बैठा है। पर उसे तो जलन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बस घूरकर रेहान को देखे जा रहा था। वही मयंक की मनसा को रेहान अच्छे से जान रहा था। उसे इस वक्त मयंक को चिढ़ाने में बहुत ही मजा आ रहा था। थोड़ी देर में ही किया बाहर आ जाती है। किया जैसे ही बाहर आती है मयंक और रेहान तुरंत उठकर किया के पास जाने लगते हैं। किया उन दोनों को देखकर अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ये दोनों उसके पास क्यों आ रहे हैं। तभी मयंक किया के पास आते हुए कहता है कि अरे बच्चा, अपने बाल तो सुखा लेती, देखो कितने गिले हैं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी मयंक उसे कर ही रहा था कि रेहान जल्दी से किया को अपने साथ ले जाकर आईने के सामने बैठा देता है और ड्रॉ खींचकर उसमें से ड्रायर निकलता है और जल्दी जल्दी किया के बालों को सूखने लगता है। बेचारी किया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर में ये दोनों लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। वह कहना चाह रही थी कि वह खुद कर लेगी, पर उसे तो बोलने का भी मौका कोई नहीं दे रहा था। वही मयंक अपनी जलती हुई निगाहों से रेहान को देख रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बहन को छूने की। वही रेहान तो बस किया की खुशबू में ही खोया हुआ था। उसका गोरा बदन बिल्कुल गुलाब के फूल जैसा था। उसे पर से किया के बदन से आती खुशबू रेहान को पागल ही किया जा रही थी। वो बहुत प्यार से अपनी एंजल को देख रहा था। सच में पूरी दुनिया में उसकी एंजल की तरह कोई नहीं है। वह इतनी प्यारी है, वह इतनी खूबसूरत है, वह इतनी टैलेंटेड है। शायद अब रेहान के पास कोई शब्द ही नहीं बचे हैं उसकी तारीफ करने के लिए। वह तो बस मन किया की सुंदरता को महसूस कर रहा था। वही मयंक अपनी जलती हुई नजरों से रेहान की हरकतों को देख रहा था और सब कुछ समझ रहा था। तभी वह किया के पास जाकर जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बच्चा चलो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, चलो जल्दी से कुछ खा लो। कितना का करवा उसे अपने साथ लेकर सोफे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वहां पर टेबल पर रेहान ने बहुत सारे टेस्टी खाना लगवा रखा था जो सभी किया की पसंद के थे। किया को मयंक को ले जाता देखकर रेहान बेचारा अपना सा मुंह लिए खड़ा रह जाता है। वह तुरंत किया के पीछे आ जाता है। वह कैसे किसी को अपनी एंजल को खाना खिलाने देख सकता था। खाना तो उसी को खिलाना है, ये सोचते हुए वह जल्दी से किया के दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है और एक प्लेट में उसके लिए जल्दी जल्दी खाना सर्व करने लगता है। वही मयंक भी दूसरे प्लेट में खाना निकल रहा था, लेकिन अभी मयंक किया को खाना खिला पाता कि उससे पहले ही रेहान जल्दी से अपनी चम्मच पिया के मुंह की तरफ बढ़ते हुए कहता है, एंजल को इस टेस्ट करो, ये बहुत टेस्टी है। उसकी बातों को सुनकर किया उसे देखने लगती है। क्या अब ये लोग खाना भी उसे अपने ही हाथों से खिलाएंगे? किया इससे पहले बोलते कि रेहान जल्दी से उसके मुंह में खाना डाल देता है।
बेचारी किया तो अब कुछ बोल भी नहीं पाती है, वह चुपचाप खाना खाने लगती है। इस वक्त वह रेहान को बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी। वह मन में सोच रही थी, सच में उसे उसकी कितनी परवाह है। तभी उसे अपने पिछले जन्म की याद आती है, जब रजत उसे खाने के लिए कई कई दिनों तक भूखा रखता था। जब कभी वह खाना मांगती थी तो अपना झूठा खाना प्लेट में अपने मुंह से उगलकर उसे खाने को देता था। ये देखकर तो किया को उल्टी ही आ जाती थी, पर उसे जिंदा रहने के लिए वही खाना खाना पड़ता था, और अगर वह ऐसा ना करती तो रजत उसे बहुत मारता था। जैसे जैसे उसे अपने दर्द और तकलीफ याद आ रहे थे, किया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जैसे ही रेहान की नजर किया पर पड़ती है, वह तुरंत अपना हाथ रोक देता है। उसे लगता है शायद ये खाना टेस्टी नहीं है और वो उसे जबरदस्ती खिला रहा है, इसीलिए उसकी एंजल रोने लगी है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो खाना तुरंत नीचे रखकर किया के गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उस बार बार माफी मांगने लगता है, एंजल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह खाना तुम्हें पसंद नहीं आएगा, मुझे लगा कि यह तुम्हारी पसंद का खाना है, इस वजह से मैं इस ऑर्डर कर दिया था, प्लीज एंजल मुझे माफ कर दो। किया रेहान के इस तरह करने से अपने होश में वापस आती है और वह इस तरह रेहान को अपने सामने माफी मांगते हुए देखकर दुखी हो जाती है। शायद रेहान ने गलत समझ लिया। वह साफ देख सकती थी कि इस वक्त रेहान का चेहरा बिल्कुल उतर गया था और उसके आंखों में आंसू छलक रहा था। किया तुरंत रेहान के हाथ को पकड़ लेती है और उसे शांत करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं, ये खाना बहुत ही टेस्टी है, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, जिस वजह से मेरी आंखों में आंसू छलक गए थे, पर आप इस तरह से मुझसे माफी ना मांगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और यह खाना सच में बहुत ही अच्छा है, प्लीज आप मुझे इस और खिला दीजिए। उसकी बातों को सुनकर रेहान की जान में जान आई है। सच में उसकी एंजल उससे नाराज नहीं है। वह प्यार से किया के सर को चूम लेता है। कुछ देर पहले तो मानो उसकी सांस ही रुक गई थी, इस तरह से किया को रोता हुआ देखकर, लेकिन अब सब सही है, क्योंकि सच में इस वक्त किया की आंखों में खुशी और प्यार नजर आ रहा था। मयंक सब कुछ देख रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं रहा था। उसके हाथों में इस वक्त अभी भी उसका प्लेट था। वह किया को अपने प्लेट से खाना खिलाते हुए कहता है कि बच्चा इसे भी टेस्ट करो, ये बहुत ही अच्छा है। मयंक की बातों को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है और वो उसके खाने को खा लेती है और कहती है भाई सच में ये बहुत अच्छा है। मयंक के होठों पर भी इस समय मुस्कुराहट थी। वह दोनों धीरे धीरे करके किया को पूरा खाना खिलाते हैं। कुछ ही देर में किया उन दोनों को कहती है कि उसका पेट भर गया है। ये सुनकर वह रुक जाते हैं, पर किया उन दोनों को खाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और वह दोनों ही अपना अपना खाना खाने लगते हैं। इस समय किया उन दोनों के बीच में बैठी थी और दोनों को ही बड़े प्यार से देख रही थी। सच में ये दोनों उसकी कितनी परवाह करते हैं। किया रेहान के तरफ देखने लगती है। रेहान इस वक्त किया के बहुत पास बैठा था। किया उसके चेहरे को देख रही थी, बहुत ही खूबसूरत चेहरा था। रेहान का सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल किसी गॉड प्रिंस की तरह। रेहान खुद पर किया की नजर महसूस कर पा रहा था और उसे अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी कि उसकी एंजल उसे कितने प्यार से देख रही है। तभी रेहान अपना खाना खत्म कर लेता है और वो किया को आराम करने के लिए अपने बेड के पास ले जाता है और कहता है कि वो कुछ देर यहाँ आराम कर ले। तब तक वो दोनों ही ऑफिस का काम करते हैं। किया भी उनकी बातों को सुनकर लेट जाती है, क्योंकि कल रात से ही वह एक बार भी सोई नहीं थी। पहले तो तारा का मैटर और फिर उसके दादाजी, इस बीच
वो काफी थक चुकी थी पर उसे दादाजी की टेंशन थी, इस वजह से शायद किया को नींद नहीं लग रही थी। रेहान की नजरें जब किया पर जाती है तो वह समझ जाता है कि किया सो नहीं पा रही है। वह देख सकता था कि नींद ना लेने की वजह से किया की आंखें लाल है, पर वह सो नहीं रही है। रेहान मयंक को बाहर जाने को कह देता है और खुद किया की तरफ बढ़ जाता है। अब दोस्तों आगे क्या होगा, क्या रेहान और किया के बीच लव स्टोरी आगे बढ़ेगी? और जब मिस्टर कपूर को दादाजी के बारे में पता चलेगा तो वह क्या करेंगे, ये जानने के लिए हमारी स्टोरी में बने रहें। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।